ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मितेश और ये 69th वाला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया था, उसमें मेरे टोटल मार्क्स हैं प्रीलिम्स में 102.67। ओके। तो मैं सर के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, पर्सनलाइज मेंटरशिप वाला, मेंस इवैल्यूएशन वाला, और अभी भी 70th के लिए मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एवरीवन, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, 5 मिनट और वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट। सर ये क्लास डेली चलता है क्या इसी टाइम सर? नहीं, ये क्लास नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ सेशन जिसमें लाइक हमारा स्टूडेंट है मेंटरशिप का, अमितेश, ही विल बी स्पीकिंग अबाउट हाउ टू स्कोर 100+ इन प्रीलिम्स और माइंडसेट, अप्रोच, सोर्सेज, ये सारी डिस्कशंस के लिए ये सेशन रखा गया है। अमितेश, आर यू एबल टू स्पीक? यस सर, अभी मैंने अलाउ कर आपने दिया। अनम्यूट किया। हाँ ठीक जी ठीक। सर। तो अभी स्टार्ट करना है सर। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। सेशन इज रिकॉर्डेड, तो जिसका छूटेगा देखिए वॉच। हाँ बिल्कुल सर। तो ठीक हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मितेश और ये 69th वाला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया था, उसमें मेरे टोटल मार्क्स हैं प्रीलिम्स में 102.67। ओके। तो मैं सर के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, पर्सनलाइज मेंटरशिप वाला, मेंस इवैल्यूएशन वाला, और अभी भी 70th के लिए मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि 100+ मार्क्स लाने के लिए क्या आपने किया था, क्या नहीं किया था, इसको आपको मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, वो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कितना सूट करता है, कितना वो आप उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो पहले क्या क्वेश्चंस लेना है, क्या करना है सर? अमितेश, बेसिकली हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लाइक कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारी, जी लाइक सर। पेपर ट्रिकी है, ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, है ना? जी सर। जी यू सर। हैव टू रीड अ लॉट, है ना? बहुत बहुत कंटेंट रीड करना पड़ रहा है 150 क्वेश्चन में। लाइक पहले वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते थे, अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना? मल्टीपल हम्म स्टेटमेंट्स हैं। हम्म सो हम्म इन द चेंजिंग पैटर्न हाउ डू यू अडेप्ट टू दिस? एक चीज वो सर। है। दूसरा हम्म सोर्सेज हमको देखना है ना? एक सोर्सेज लाइक, वैसे तो मैंने बता दिया है वीडियो में, मैंने जो बनाया था वीडियो उसमें मैंने जी एक्सप्लेन सर। किया है कि सोर्सेज यू डोंट हैव टू चेंज सोर्सेज, जी सोर्सेज सर। वही जी सर। रहेंगे, बट अप्रोच और माइंडसेट कैसे, एलिमिनेशन का, लॉजिकल गेसिंग का, इन सब चीजों के लिए कैसे अभी से ही उस माइंडसेट में आने की जरूरत है, इस पे डिस्कस करना है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो जब एग्जाम का मैंने पेपर देखा था तो मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये 150 इस तरह के क्वेश्चंस थे, एकदम लंबे लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। तो ये मेरे लिए शॉकर था, तो ऑफ कोर्स ये सबके लिए भी शॉकर होगा। बिल्कुल। तो माइंडसेट मेरा ये था, सबसे पहले माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि माइंडसेट ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं, क्योंकि मैंने थोड़ा मैथमेटिकल अपना दिमाग लगाया था। मुझे ये लगा कि अगर मैं 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं, तो अगर आप 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 115 का 115 तो करेक्ट हो नहीं पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, कितना भी कोई पढ़ाई कर ले ये बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं कि। तो इसलिए मैंने अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाया, अपने अटेम्प्ट्स को मैंने 139 के आसपास रखा, 138 139 के आसपास। हालांकि मैं वेरी ये गुड। नहीं बोलूंगा कि ये थंब रूल होना चाहिए, सबको 139 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी, मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि आप अपनी एक्यूरेसी देख लो। जब आप टेस्ट सीरीज, सर का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे प्रीलिम्स का, तो आप देखो कि आप कितना एक्यूरेट रहते हो, 100 क्वेश्चंस में कितना आप बनाते हो, 150 क्वेश्चंस में कितना बनाते हो, मतलब कितना आप सही करते हो। तो आप जो सही करते हो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप इस, अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो अगर आप अच्छा आपने पढ़ाई किया, आपकी क्लैरिटी अच्छी है, तो आपका 75% एक्यूरेसी होगा।
तो 75% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो मेरा ये सजेशन होगा आप सबके लिए और मेरा खुद के लिए भी, क्योंकि 70th भी मैं लिखने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेरा सब कुछ हो गया है। तो 70th के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार 130 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए या 125 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना हिसाब बताता हूं, अगर मैं 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें मेरी एक्यूरेसी रहेगी लाइक 75% एक्यूरेसी रहेगी अगर, तो इसका मतलब मैंने 98 क्वेश्चन सही किए हैं और 32 क्वेश्चंस गलत किए हैं। 32 क्वेश्चंस गलत करने का मतलब 1/4 नेगेटिव है, तो 32 क्वेश्चंस गलत करने का मतलब 8 नंबर चला गया। 98 में से 8 गया, 90 हो जाता है, तो खतरा है। You still cannot clear prelims. इसीलिए मैं आप सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप लोग सर की टेस्ट सीरीज में देखना कि आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है। एक्यूरेसी अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो 75% रहता है, और एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो तो 80% एक्यूरेसी तक आप जा सकते हो। ये बहुत ही कम चांस है कि आपका 80% से ज्यादा एक्यूरेसी होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि 130 125 से तो जरूर ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप मिनिमाइज करो अपने जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमाइज करो। सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करो। तो मेरा ये स्ट्रेटजी था, मैंने 139 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरा 27-28 कुछ गलत हुआ होगा, और उसमें से 3 क्वेश्चंस हटा भी दिए गए थे, और वो तीनों क्वेश्चन जो हटाए गए थे तो फिर मेरी गलती भी कम हो गई थी। ओके, तो इसीलिए मेरा मार्क्स 102.67 आया। मेरा अप्रोच ये था कि जब मैंने देख लिया कि ये टाइम टेकिंग पेपर है, क्योंकि इसमें जहां पहले के जमाने में बीपीएससी में क्या पूछा जाता था कि गांधी जी को किसने चंपारण बनाया, राजकमल राजकुमार शुक्ला। तो अब अगर इस तरह का फैक्चुअल आएगा भी तो अब बीपीएससी क्या कर रहा है, इस तरह के 3 स्टेटमेंट्स डाल रहा है। अगर सिर्फ फैक्चुअल है तो वो उसको बड़ा कर रहा है, 2-3 स्टेटमेंट डाल देगा, फिर आपको उस पे काम करना है। दूसरा, अभी तो प्रीलिम्स हुए, आई थिंक सितंबर 30 को प्रीलिम्स हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम हुआ, लेकिन जितना मैं रिकॉल कर सकता हूं, मेरे 30 से ज्यादा एलिमिनेशन से, 30 अगर बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, तो 25 से ज्यादा मेरा एलिमिनेशन से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। एलिमिनेशन से सॉल्व होने का क्वेश्चन का मतलब, अगर मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, तो मैं ऑप्शन में देखूंगा कहां कहां स्टेटमेंट 3 है, तो उन ऑप्शंस को मैं हटा दूंगा। फिर मैं बाकी 2 जो बचे ऑप्शंस उनमें देखूंगा कि क्या रीजनेबल है, क्या रीजनेबल नहीं है। तो मेरा अपना अनुभव यह है कि ये 69 का बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आप एब्सोल्यूट नॉलेज पर नहीं निकाल सकते हैं, आपको रिलेटिव नॉलेज होना चाहिए। किसी एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट के बारे में पता है, तो एक स्टेटमेंट के बारे में पता है, तो आप चक्रव्यूह जो था महाभारत में, तो आप एंट्री ले लोगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे ही आपको पता है, एक स्टेटमेंट आपको पता है 4 स्टेटमेंट में, तो आप क्वेश्चन में पंक्चर करना चालू कर देते हैं, और जैसे ही आप क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं, मेरी बात आप लोग मानिए, क्वेश्चन जो बाहर से इतना बड़ा बड़ा दिखता है, वो बलून की तरह होता है, थोड़ा सा आप उसको प्रिक करिएगा पिन से, तो वो बलून निकल जाता है। तो जैसे स्टैगफ्लेशन, ये सब जो सारे क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान मुझे लगे, ठीक है, मुझे लगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है, तो वो सब मेरे सही हो रहे थे, और कुछ रीजनेबल गेस करने पर भी सही हो रहे थे, और एलिमिनेशन में मेरे 25 से 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो एलिमिनेशन आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि अब बीपीएससी एग्जाम यूपीएससी की तरफ जा रहा है, यूपीएससी प्रेजेंट यूपीएससी नहीं, 2014-15 वाला यूपीएससी। तो अब जो बीपीएससी है वो उस तरफ जा रहा है, तो आपको रीजनेबल गेस करना होगा। एब्सोल्यूट नॉलेज पर आप एग्जाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि सब कुछ पढ़ के चले जाएंगे और वहां एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, वैसा नहीं होने वाला है। तो लेकिन मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो आप लोगों को ये ना लगे कि अरे यार कुछ
बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं, एकदम अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखोगे कि उन सारे 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आप जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट से पकड़ लोगे, और एक भी स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट पकड़ा गया 3-4 स्टेटमेंट, फिर वो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, ये माइंडसेट मेरा यही था कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। और दूसरा, सर ने बोला कि आपको सोर्सेज के बारे में भी बात करनी है, तो सोर्सेज सर ने आपको बताया होगा, वो बेसिक सोर्सेज जैसे कि एनसीईआरटी आपको कवर करनी चाहिए। अमितेश चेयरमैन सर ने सीधे ही बोल रखा है ना कि अब आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए। ही हैज ब्लंटली सेड दिस इन द स्टेटमेंट। जी सर, उन्होंने ब्लंटली कहा कि आप वो लूसेंट पढ़ के और आप उस तरीके से नहीं आ सकते। लूसेंट पढ़ के ना आने का मतलब उनका क्या था, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अब वो वन लाइनर वाले फैक्ट्स जो तुमने बोला वो एप्लीकेबल अब नहीं होगा ज्यादा क्वेश्चंस में। इवन अब वो हिस्ट्री को भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दे विल ब्रिंग अप एनवायरमेंट सेक्शन और हिस्ट्री का वो 5 क्वेश्चन का घटा देंगे। मे बी दे विल मेक अ बिट कॉम्प्लेक्स, जैसे वुड्स डिस्पैच वाला क्वेश्चन उन्होंने 3 स्टेटमेंट का बना के दे दिया। जी सर, बिल्कुल सर। तो वो वन लाइनर वाला अप्रोच अब चलेगा नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना। इवन इफ यू आर लाइक पहले पूछता था कि वो डिस्पैच किसके समय पे आया या वो किस ईयर में आया, इस तरीके की चीज पूछता था, बट अब उसके कंपोनेंट्स अंदर के पूछ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आप देखोगे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, एंड ऑल दोस थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड जो भी बेसिक करंट अफेयर्स के न्यूज में रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अप्रोच के लेवल पे मेरे ख्याल से उस चीज को पहचानने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है, इंस्टेड कि आप पुराने पैटर्न पे ही चलें और वो वन लाइनर फैक्ट्स उस तरह की चीजों को याद करते रहें। ये अवार्ड किसको मिला, टीचर अवार्ड किसको मिला बिहार में, अब ऐसे न्यूज की जरूरत ही नहीं है। जी सर, जी सर। तो बिल्कुल ये जो अब वो जमाना तो नहीं रहा है कि एक राजकुमार शुक्ला बता देगा कोई, तो क्योंकि मैंने 60 उस अभी पुराने क्वेश्चंस में देखता हूं तो उस तरह के क्वेश्चंस होते थे, और यूट्यूब पर वो जो जमाना था कि क्विज करते थे, 4-5 स्टूडेंट एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ रहे एकदम फैक्चुअल वाले, तो वो घोर फैक्चुअल वाला जो जमाना है वो अब जा रहा है सर। वो अब बीपीएससी में नहीं रहा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा है और फैक्ट डालता भी है, तो ऐसा कोशिश करता है बीपीएससी अब कि ज्यादा रटने से ज्यादा उसका एक ओवरऑल नॉलेज रहे। ओवरऑल नॉलेज जरूरी है, इसीलिए लिंकेजेस जरूरत है, इंटरलिंकेज होना जरूरी है। बिल्कुल सर। और अब के जमाने में बीपीएससी में इसीलिए मेरे हिसाब से अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मेंस का भी करना जरूरी है, क्योंकि जो बंदा एजुकेशन पॉलिसी और ब्रिटिश रूल पढ़ेगा, वुड्स डिस्पैच 2-3 पॉइंट वो वहां प्रीलिम्स में भी करके आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उस अप्रोच से आप मेंस में ही पढ़ते हैं और ऐसा भी आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस पढ़ना ही है, तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड अप्रोच अब डिमांड है इस एग्जाम की। हाँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच ही होना चाहिए एकदम, मतलब इंटीग्रेटेड अमितेश मेरे ख्याल से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी नेक्स्ट 5 अभी सितंबर लेट्स से कि अगर जुलाई तक भी लोग प्रीलिम्स के लिए वेट करते हैं, लास्ट के 2 मंथ्स प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली देते हैं, स्टिल अभी हमारे पास 4 महीना है मेंस को देने के लिए, अपना कंटेंट को कंसोलिडेट करने के लिए, है ना। बेसिकली कंट्रोल द कंट्रोलेबल वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी इस समय में, जिसमें जो भी चीज हमारे कंट्रोल में है, जो भी चीजें बेसिक्स हैं, एटलीस्ट हम वो चीज को कवर कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एनसीईआरटी है तो प्रॉपरली हम उसको रीड कर लें। आपका एक स्टेटमेंट एक फैक्ट किसी से भी आपका क्वेश्चन उठा के बना देगा वो, और मैंने दिखाया, लाइक आई हैव शोन इन द एनालिसिस वीडियो कि वो कैसे किया है उन्होंने। बिल्कुल सर। और आप कैसे नॉलेज को यूज करके एनसीईआरटी की यू कुड हैव सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी तो बेसिक है, आपको पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बुक कवर करने से ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा सही होगा। एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी का सिर्फ पेज फिनिश नहीं करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप, जैसे इकोनॉमिक में एनसीईआरटी 11-12 का होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट है डिमांड का, सप्लाई का, एक्सचेंज रेट का, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का, तो ये
ऐसा नहीं कि बीपीएससी इस बार पूछ रहा था बहुत एकदम इकोनॉमिक्स का इन डेप्थ चीज, लेकिन वो बेसिक्स पूछ रहा है। अब वो इकोनॉमी का मतलब वो नहीं कि सिर्फ बता दो बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, सेंसस क्या है, फॉरेस्ट क्या है। अब इकोनॉमिक्स का मतलब स्टैगफ्लेशन थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा तो सही है, रिसेशन जान लीजिएगा तो सही, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, जो 11वां 12वां का है। और अगर इकोनॉमिक्स में कोई बात ना समझ में आए तो एक इन्वेस्टोपीडिया नाम का वेबसाइट होता है, वो बहुत हेल्प करता है और इसका आप लोग यूज करिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि पॉलिटी में अब नहीं पूछेगा, इकोनॉमी में नहीं पूछेगा। अब बीपीएससी के पास बचा क्या है, हिस्ट्री बहुत पूछ लिया, बीआर स्पेशल बहुत पूछ लिया, तो उसके पास अब यही बचा है। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का आपको लेवल अच्छा करना है, जैसे यूपीएससी का अगर लेवल चेक कर रहा था, उसका पॉलिटी में आप जाइए, उसके इकोनॉमिक्स में आप जाइए, तो फिर उसका लेवल दिखता है। तो इसीलिए ये एरियाज है, अभी बीपीएससी को नया नया ये एरियाज मिला है, तो उसमें बीपीएससी एकदम भूखा हुआ है इन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। और तो, और मेरे ख्याल से उनकी रिसर्च टीम भी काफी अच्छी है। जैसे क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें ना, तो क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से समझ के फ्रेम किया गया है, ताकि जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर, दे कैन स्टिल मैनेज। इसीलिए थोड़ा ये अप्रोच अगर रहेगा तो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। और करंट अफेयर्स के लिए क्या आप अमितेश बताओगे? करंट अफेयर्स सर, करंट अफेयर का दो तरीका होता है सर, तो ऑनेस्टली बताना चाहेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले पूरा करंट अफेयर कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डरपोक तरह का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत बड़ा लूजर रहा हूँ। तो नहीं है। तो मैंने ये अप्रोच अपनाया था कि एग्जाम के 5-6 महीने के पहले ही मैं मंथली कोई भी हो गया, चाहे वो किसी वेबसाइट का करंट अफेयर मंथली मैगजीन हो गया, तो वो मैं मंथली कवर करता था। मंथली कवर करने से ये होता था कि एग्जाम के 1 महीने पहले मेरे लिए सारी चीजें नई नहीं होती थी। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं एकदम रटा हुआ हुई हूँ, लेकिन कम से कम मैंने अंडरलाइन कर लिया था, सो दैट एग्जाम के पहले जब पीटी के 2 महीने पहले हम लोग सिर्फ पीटी में लगते हैं, तो 2 महीने पहले मेरे लिए वो करंट अफेयर वाली चीजें नई ना हो। तो मेरा थोड़ा डरपोक वाला स्ट्रैटेजी होता है कि करंट अफेयर को, जैसे अगर मेरा एग्जाम सितंबर में है, सितंबर में 70th बीपीएससी मुझे देना है, तो मैं मई में, अभी तो खैर अभी वाला करंट अफेयर उतना मुझे रिलेटेबल नहीं लगता, लेकिन मई महीने से मैं प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर एकदम मंथली वाला करूंगा, बिल्कुल शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अभी अगर शुरू करेंगे तो दिसंबर सितंबर में जाने की जरूरत अभी है नहीं, तो इसीलिए मैं मई में शुरू करूंगा। और वैसे तो द हिंदू मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वो मेंस के लिए है। हाँ, तो मतलब एक पेपर आपको बेसिकली रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पेपर, वो दो चार जो पेपर पढ़ने से फायदा होता है। सर ही कल जैसे मैं द हिंदू में ग्लोबल वाला पेज नहीं पढ़ता हूँ, तो सर कल कुछ बातें पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो प्रीलिम्स में बिल्कुल आ सकता है कि अभी मीडिएटर कौन है पैलेस्टाइन क्राइसिस में, अब राफा वाली जगह कहां पर है। तो मैं द हिंदू में चीजें स्किप कर देता था, लेकिन मुझे लगा कि ये तो कोई मैगजीन में आए या ना आए, ये तो ऑब्वियस बात है कि ये सब प्रीलिम से पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर तो अभी जैसे हम बाकी जो और पीसीएस के प्रीलिम्स हुए हैं ना, अगर उनका पेपर भी देखें ना, तो वी सी हैवी लोड ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे ना जो आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े होगे ना तो आप आसानी से निकाल लोगे। अदरवाइज आपको फिर है ना, जरूरी नहीं कि हर मैगजीन में मिल जाए या हर कंपाइलेशन में मिल जाए, फिर आप परेशान होते रहोगे। अदरवाइज अगर आप एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, मतलब अभी तो आप जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये काम कर ही रहे होंगे मैगजीन वाला, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक मंथली मैगजीन तो पढ़ना बनता है। एनीवन, हिंदी वाले, देयर आर डिफरेंट मैगजीन्स है ना, वी कैन डिस्कस ऑन दैट सेपरेटली कि कौन सा मैगजीन अच्छा है, बट एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पढ़ना धर्म बनता है। जी सर, जी सर, है ना। उससे क्या होगा कि आप डरे डरे से नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि आपने बेसिक काम कर रखा है, आपने करंट अफेयर्स की जो भी बेसिक चीजें हैं वो फॉलो कर रखी हैं। जी सर।
तो अगर जो सबको आएगा वही आपको आएगा, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है कि कुछ मतलब उससे बाहर कुछ आ जाएगा, और उससे बाहर कुछ आएगा तो वो 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे, जी वो सर, जी सर। स्पेसिफिकली नहीं होंगे। हाँ, और इस बारे में मेरे सारे को एस्पिरेंट्स, मैं भी आप लोगों के साथ 70th देने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे कोचिंग आपको बोलेंगे लास्ट टाइम कॉम्पिलेशन निकलेगा, वो ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंतजार मत करना, क्योंकि होता क्या है, 20 दिन एग्जाम में बाकी है और पूरा 1 साल का कॉम्पिलेशन निकलने वाला है। तो इससे अच्छा कि आप कोई मंथली मैगजीन हर महीने आप 4-5 दिन भी देते तो कम से कम अंडरलाइन करने से एक आपका साइकोलॉजिकल बर्डन खत्म हो जाता है। आपने अंडरलाइन कर लिया, यानी आप उसको देख लिया, तो हर महीने 2-3 दिन तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप मई से ये करना स्टार्ट करें तो मई के महीने में आप मई अप्रैल का कर लेंगे, जून के महीने में आप अप्रैल मार्च जनवरी तक का कर लेंगे। तो मई के महीने से करना, मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, मई के महीने से स्टार्ट करेंगे तो आप एकदम रिलैक्स तरीके से सारा करंट अफेयर कर सकते हैं। बाद में कोई कोचिंग वाला अगर 10 दिन पहले या 20 दिन पहले कोई कॉम्पिटिशन लाता है तो ठीक है, नहीं लाता है तब भी ठीक है, क्योंकि वो पैनिक हो जाएगा। वो 20 दिन पहले वो लाएगा कॉम्पिटिशन और सारा बीपीएससी के कोचिंग्स वो लाएंगे 20 दिन के पहले और बोलेंगे कि उसी से सारा आएगा, लेकिन खुद को पैनिक मोड में मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। और आपको सिर्फ करंट तो पढ़ना नहीं, आपको सारी चीजें पढ़नी है, तो क्यों ना करंट को थोड़ा थोड़ा हर महीने देखा जाए, और एक करंट अफेयर का मैगजीन आप 3-4 दिन लगाओगे तो अच्छे से अंडरलाइन कर लोगे। और ये मेरा अपना एक स्ट्रैटेजी है, मेरा थोड़ा है डोंकी लेबर वाला स्ट्रैटेजी। डोंकी लेबर वाला स्ट्रैटेजी क्या है कि मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, हाँ उसको मैंने देखा तो बार बार मुझे देखना पड़ेगा। और कुछ होते हैं जीनियस टाइप, मेरा वो नहीं है। जीनियस टाइप का मतलब लास्ट 20 डेज आएगा करंट अफेयर का मैगजीन, सारी नई चीजें होंगी और उसको रट के वो चले जाएंगे, उनके लिए ठीक है। लेकिन मेरा है कि मेरा माइंड सर्टेन होना चाहिए, पीस, शांति में रहना चाहिए। और ये सारा किया तो मैंने, तो इसीलिए मुझे कोई ज्यादा भगदड़ नहीं हुआ था प्रीलिम्स के पहले, और मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इसीलिए प्रॉपरली फोकस कर पाया था प्रीलिम्स के पहले। बहुत लोग पैनिक हो गए थे एक्चुअली, एंड दे डिड सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग आई हैव टॉक्ड टू देम, अच्छे लोग, दे वर कंसिस्टेंटली गिविंग इंटरव्यूज और मेंस, है ना, तो उसके साथ ये हुआ इशू। तो ये जो आप बोल रहे हो अमितेश कि यू हैव टू बी लाइक, आप थोड़ा पहले अर्ली स्टार्ट करो और मंथली मैगजीन तो आप पढ़ते रहो, साथ में पेपर पढ़ते रहो, एंड लाइक यू डू थिंग्स प्रॉपरली, है ना, जो भी बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर अ सिविल सर्वेंट, सिविल एस्पिरेंट, वो आप करते रहो, तो आप टेंशन में कभी नहीं आओगे आखिरी में। जी सर, बिल्कुल सर। और पैनिक लोग कर जाते हैं सर। मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि पैनिक तो आज हो गए सब। और मैं थोड़ा फास्ट बनाता हूं, तो फास्ट बनाता हूं, फिर भी मुझे, जब मैं सेकेंड राउंड कवर कर रहा था, पहले एक राउंड में मैंने उसको क्लियर किया जो एकदम सर्टेन था, और जब मैं सेकेंड राउंड कर रहा था तब तक ऑलरेडी 1 घंटा से ज्यादा हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे देर हो रही है, तो क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बनाता हूं तो बहुत लोगों को देर हो रही होगी। तो ये भी है सर कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा 102.67 मार्क्स आया, वो ठीक ठाक मार्क्स है, कट ऑफ से 12 मार्क्स ज्यादा है, तो जनरल कट ऑफ से 12 मार्क्स ज्यादा है। हाँ, तो मुझे भी क्वेश्चन कठिन लगा, मुझे भी क्वेश्चन सरप्राइजिंग लगा। इसीलिए लोग पैनिक जब करें तो उनको बस ये याद रहना चाहिए कि सब लोगों के लिए ये कठिन मामला है, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। और 60-70% अब बीपीएससी क्या हो गया है, 60-70% आपकी प्रिपरेशन है, कम से कम 30%, या मैं तो बोलूंगा 30% से ज्यादा आप एग्जाम में अपना जो विश्वास रखते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूं कि कोई बंदा सारी चीजें भी पढ़ ले, फिर भी क्वेश्चन तो आएगा, तो बाउंसर्स तो आएंगे। ऐसा कुछ आ जाएगा, कोई कल को बोल देगा कि बिहार शरीफ का जो 4 पहाड़ है उसके बीच का एंगल बना दो, तो उस तरह का बाउंसर आएगा। वो बाउंसर आता ही है कि सारे बच्चे अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी खराब कर दे। अभी भी ये यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सबका एक ही चीज है बेसिक, कि बेसिक्स
पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहना चाहिए। बेसिक्स आपका ठीक है तो आप पंक्चर कर देंगे। 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट को भी आप बढ़िया से इंटरप्रेट कर लिए तो आपको बाकी 4 पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उतने में ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है। तो मेरा तो यही था। और कुछ मेरा एक क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, 5G टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तो उस क्वेश्चन के बारे में मुझे ये लगा कि 5G है, इंटरनेट की बात है, कहाँ यूज नहीं होगा, हर जगह तो यूज हो ही जाता है। तो ये मेरा कुछ थंब रूल मैंने अपना बनाया है कि टेक्नोलॉजी जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, सेट ए का मेरे सामने खुला हुआ है। तो इसमें जो 3 कीवर्ड्स थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। अब आप कीवर्ड्स को भी पकड़ोगे ना, इंटरनेट 5G है ना, ऑफ कोर्स 5G का एप्लीकेशन है, ठीक। एज कंप्यूटिंग शब्द ही है जो 5G से रिलेटेड, मतलब ऑब्वियसली नेटवर्क से रिलेटेड है। नेटवर्क स्लाइसिंग, नेटवर्क शब्द ही है इसमें, तो ऑब्वियसली तीनों भी होगा, मतलब इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है किसी को। जी सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपनी रखना पड़ेगा, मतलब हाँ, कि हाँ थोड़ा सा लॉजिकल होके अगर आप, क्योंकि 5G कहाँ नहीं है, हर जगह तो 5G का यूज हो सकता है। कल को कोई हमको बोल देगा कि मार्स पर सैटेलाइट भेजने के लिए भी 5G का यूज हो सकता है, कैन तो हो ही। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा लिबरल एटीट्यूड रखता हूँ कि इसका जितना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन हो सके। तो मेरा ये अप्रोच था। बाकी जब स्टैगफ्लेशन जैसे क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगा कि अब मुझे एज मिलेगा। क्यों एज मिलेगा? क्योंकि मुझे ये पता था कि ट्रेडिशनली बीपीएससी में स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह कोई पढ़ता उतना नहीं, तो ये सारी चीजें मुझे पता थी, तो एक एज भी मिलने का फायदा होता है। और तो यही है लेकिन अमितेश, ये देखें कि जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, अभी 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उसके चक्कर में लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब इकोनॉमिक्स ऐसा पूछ रहा है तो इकोनॉमिक्स को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेरे हिसाब से डीप में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिक है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक तो 11th और 12th के एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है। 10th भी है उसमें, जैसे अपना ये ह्यूमन कैपिटल वाला क्वेश्चन था। हाँ, वो पूरा चैप्टर ही है क्लास 10th इकोनॉमिक, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला। तो ह्यूमन कैपिटल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है 11th, 10th, 12th लेवल के, वो लोगों को क्लियर करना चाहिए। और जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप 11th और 12th का एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें लंबा लंबा कैलकुलेशन रहेगा, मैथमेटिकल। बिल्कुल उसमें नहीं जाना है आपको, सिर्फ टॉपिक देखना है कि अच्छा टॉपिक का नाम है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और वो जो इक्वेशंस है वो इकोनॉमिक्स के इक्वेशंस हैं जो हम लोगों के यूज के बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब, रिसेशन का मतलब, डिप्रेशन का मतलब। और जैसा कि सर बोल रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, हालांकि अब न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना चाहिए, ये सब चीजें तो आप ऐसे भी डेवलप कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैप अब के जमाने में अब ये नहीं होगा कि आपको ह्यूमन कैपिटल नहीं पता है तो नहीं चलेगा, बस आप ये समझिए, क्योंकि सारे लोग ये सारी चीजें करने वाले, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल वगैरह आपको बिल्कुल रखना चाहिए, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस का कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स मैंने लाइफ में थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है तो मैंने देखा है कहीं कोई यूज नहीं है। अब स्पैगेटी बॉल सिंड्रोम, क्या इसका यूज यूपीएससी में नहीं है तो यहाँ क्या होगा? इसीलिए आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। और इकोनॉमिक्स पढ़ने से फायदा क्या है? फायदा ये देखिए, ये एग्जाम है, एग्जाम अच्छा और बुरा किसी का नहीं होता है। यही अगर 10 सीट रहता तो मेरा एग्जाम खराब था, इतना सीट है तो मेरा एग्जाम कट ऑफ आपको क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करना का मतलब आपको मेजॉरिटी लोगों को हराना है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कम क्वेश्चन आता है तो क्या इसमें उतना देना। नहीं, मेरे हिसाब से आपको कम टाइम में ही इकोनॉमिक्स आपका ठीक हो जाएगा जब आप बेसिक को ठीक करेंगे। लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पॉवर्टी लाइन में डांडेकर कमेटी पढ़ रहे हैं, तेंदुलकर कमेटी कैसे पॉवर्टी लाइन बनाता है, वो सब करने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एकदम बेसिक करना है आपको। और बेसिक अगर आपको समझ में ना आए तो आप किसी टीचर से बात करिए, सीनियर से बात करिए। और अगर इकोनॉमिक्स में बेसिक समझ में ना आए तो अगर कोई टीचर, कोई सीनियर अगर नहीं एक्सेसिबल है तो इन्वेस्टोपीडिया, वो इतना बढ़िया वेबसाइट है तो विदेशी वेबसाइट, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझा देगा। आप इन्फ्लेशन डालिएगा और इन्वेस्टोपीडिया सर्च करिए, इन्फ्लेशन इन्वेस्टोपीडिया, इतना अच्छा से आपको समझा देगा कि आपका इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट सर्च करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि इन्वेस्टोपीडिया पर गए तो उस पर जितने इकोनॉमिक्स के टर्म है उनको सर्च करने लगे। जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है सिर्फ उसको समझने की। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो एनसीईआरटी को करना है। उसमें जो कीवर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप जाइए, आप लाइक यू कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड यू कैन सर्च एंड देन अंडरस्टैंड दैट। जी सर, जी सर। आइडिया ये है कि एनसीईआरटी के कांसेप्ट्स को कवर करना है, उनको समझने में प्रॉब्लम है तो आप उसका इंटरनेट का यूज करिए। ये नहीं कि रैंडमली हम किसी वेबसाइट का नाम किसी ने बता दिया है, या लेट्स से कोई बोल दे रहा है कि मृणाल का आप पूरा कोर्स देख लो या उसके पीडीएफ पढ़ लो, है ना। तो हाँ, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप 1500 पन्ने के पीडीएफ को पढ़ के जाओ, सिर्फ यहाँ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और वो आए कि ना आए वो भी कोई कंफर्म नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 1000 पन्ना, क्योंकि जब 1000 पेजेस आ जाते हैं हम लोगों के पास तो समझने से ज्यादा हम लोगों का एम हो जाता है कंप्लीट करना, और उस कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। तो हमेशा कॉस्ट और बेनिफिट देखिए कि कितना आप इनपुट लगा रहे हो, कितना फायदा लेना है। अगर आपका 4-5 क्वेश्चन के लिए आप पूरा मृणाल पढ़ रहे हैं तो वो उतना मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटजी नहीं है जितना। और वो जरूरत भी नहीं है उसकी। हाँ, अगर आप 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, उसमें से आप 7-8 निकाल ले जा रहे हो बेसिक कंसेप्ट से, तो अगर पीएलआई स्कीम पूछा है, स्वामित्व स्कीम पूछा है, अगर आप उसको एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी देखोगे ना, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए था कि ये मिनिस्ट्री किसके अंदर है, स्वामित्व। जी सर। मैंने स्वामित्व को एलिमिनेशन से ही किया था, मुझे ये पता था कि ऐसे ही होगा वो। अब वो दिख रहा है कि आधे पन्ने का स्टेटमेंट है, मतलब 4-4 स्टेटमेंट्स हैं। पीएलआई का आप देखोगे तो कितना लंबा स्टेटमेंट है, बट पीएलआई वाले भी मैंने बताया है एनालिसिस वाले वीडियो में कि हाउ इजी इट इज इफ यू नो द बेसिक थिंग्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एलिमिनेट करके सारी चीजें हो जाती है। स्वामित्व स्कीम में जो मिनिस्ट्री लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में लैंड का सर्वे करती है ड्रोन से, रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री, और उसमें मिनिस्ट्री गलत लिखा हो तो पहला ऑप्शन अपने ही गलत हो गया। तो इसीलिए जब भी आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिएगा और स्टेटमेंट वाले रहेंगे तो देखिएगा बड़े बड़े स्टेटमेंट रहेगा, तो डरना नहीं है। वो स्टेटमेंट कमजोर स्टेटमेंट होता है जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि बड़ा स्टेटमेंट में ज्यादा स्कोप है गलती का, वो कुछ ऐसी बात लिख रहा है कि गलत है। तो बड़ा स्टेटमेंट में देखिए कि कहीं कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं कर रहा है। तो ब्लंडर पकड़ा गया। स्वामित्व वाले स्कीम में जो मिनिस्ट्री है वो कोई एकदम अलग ही मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ था, तो इसीलिए उसको माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो वो अपने आप में गलत है। तो जैसे ही पकड़ा गया तो स्टेटमेंट 1 खत्म हो गया। फिर आपके लिए गेम इतना आसान हो जाएगा कि वो दो ऑप्शन बचे आपको। जो एक बीच का बड़ा वाला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें कॉस्ट नेटवर्क ये वो जो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज दी हुई है, उसको आपको देखने की जरूरत है। वो आपको ऑप्शन में ही दिख जाएगा कि ये पहला गलत है, तो इसके अलावा मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, और उसमें भी 4th ऑप्शन जो है, एंड दैट इज अ वेरी लाइक वो बेसिक एम ही है उस पर्टिकुलर स्कीम का। स्वामित्व का स्कीम का पहला ही लाइन है, मतलब आप गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट या कोई भी मैगजीन, न्यूज़पेपर कहीं भी पढ़ते ना, तो वो लाइन एग्जैक्टली ऐसी लिखी हुई है। बिल्कुल। स्वामित्व स्कीम का एम ये है, तो आपको ऑप्शन तुरंत मिल गया, मतलब विद इन 15 सेकंड मिल जाएगा। और मुझे लगता है थोड़ा सा इंस्टिंक्ट पर भी विश्वास करना चाहिए। जैसे मैंने G20 का जो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मुझे याद नहीं था कि कितना % ट्रेड होता है G20 में, लेकिन जब मैंने वहां पर पढ़ा था, स्टेटमेंट था 50% ऑफ ट्रेड, तो मुझे ये तो याद था कि जो भी मैंने G20 के बारे में पढ़ा मैं भूल गया था उस समय। मतलब आपको हर फैक्ट फिगर तो याद रहता नहीं एग्जाम में, तो मुझे ट्रेड ये तो पता था कि एग्जैक्ट 50 तो कुछ ऐसा नहीं था। तो उसी से मैंने समझ गया कि ये स्टेटमेंट 2 या जो भी स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट 50% नहीं था। मुझे ये था 51 हो सकता है, 67 हो सकता है, 75 हो सकता है, एग्जैक्ट 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड G20 नहीं था। और उसी से मैंने देखा कि स्टेटमेंट 2 गलत है। फिर मेरे लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया।
तो फिर एक क्वेश्चन व्हाइट हाउस से रिलेटेड था कि व्हाइट हाउस में क्या, तो एक था कि व्हाइट हाउस में यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं, दूसरा था कि ये यूएस की डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करता है। तो दोनों सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट मुझे पता था, बाकी कुछ नहीं मुझे पता था। फिर इन्हीं दोनों को मैंने सर्च किया बाकी ऑप्शंस में, और मुझे इसी से आंसर निकल गया। अब आप बोलोगे कि उसमें तो भारी भरकम बातें ही थी। अरे जब मुझे यही दोनों से आंसर निकल रहा तो मैं भारी भरकम बातों को क्यों जानने जाऊं? जैसे कोई भारी भरकम बात कोई भारी भरकम बात आ जाए कि सेनेट ऐसी होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं। मेरा एक ऑप्शन में था सिर्फ ये दो स्टेटमेंट, तो मैंने उसी दोनों को मार दिया, क्योंकि भारी भरकम स्टेटमेंट आपको ही नहीं, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। और आपको ये लगता है कि ये मुझे ही नहीं पता, और जैसे ही आपको ये लगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता, आप पैनिक में चल जाओगे, फिर आप उस क्वेश्चन में एंटर नहीं करोगे। मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, क्वेश्चन एक होता है दरवाजे में अपना पैर रख देना, पैर डाल दीजिए, हो सके रूम में एंट्री मिल जाए, इसलिए कोशिश करिए। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहेगा कि 4 स्टेटमेंट आया, 4 का 4 स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूपीएससी में भी ये नहीं होता है। यूपीएससी में भी जिन लोगों का प्रीलिम्स निकलता है वो भी वहां जाते हैं, उनको डायरेक्टली 30 से 35 क्वेश्चन पता होता है, बाकी क्वेश्चंस में वो दिमाग लगाते हैं, बैटल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। यूपीएससी में भी यही होता है। धीरे धीरे, अभी तो ये नहीं बोलेंगे यूपीएससी हो गया ये, लेकिन धीरे धीरे अब ये आपका फैक्चुअल ज्ञान नहीं सिर्फ टेस्ट कर रहा है, आपका टेम्परामेंट देख रहा है कि आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नया इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं। अभी आप सब कुछ ये कर रहे हैं, वहां पता चले आपको कि 25 क्वेश्चन एनवायरमेंट का आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ही सिर्फ एनवायरमेंट नया नहीं है, सबके लिए एनवायरमेंट नया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जो 75 क्वेश्चन है या जो बाकी 125 क्वेश्चन है, उनको खराब करने की जरूरत नहीं है। पहले 125 अच्छे से कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये 25 क्वेश्चन एनवायरमेंट का है तो उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे। मेरे लिए अगर ये सरप्राइज है, सबके लिए सरप्राइज है। यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी वहां पर जीनियस नहीं बैठा हुआ है, इसलिए आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार एनवायरमेंट आ गया, मैंने तो एनवायरमेंट आज तक किया ही नहीं, गए काम से। ऐसा ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये आपका बताता है कि आपका टेम्परामेंट वीक है। आपको टेम्परामेंट नहीं लूज करना है, लड़ना है, और आपको धीरे धीरे अब आपका मेंस भी इस राह पर जा सकता है, वो बाउंसेस फेंकेगा। तो मेरे लिए जैसा कि सर बताते हैं कि आपको अपने माइंड को प्रॉपरली चैनल करना है। ठीक है, हमको 50 ही क्वेश्चन पता है, पहले उस पर तो काम करें, उसको तो अच्छे से करें, बाकी देखेंगे, बाकी 100 क्वेश्चन में देखेंगे क्या किया जा सकता है। जब तक 2 घंटे लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां जो लड़े वो 125 क्वेश्चंस तक गए, 130 क्वेश्चंस तक गए, उनका हुआ। जो नहीं लड़े वो, और जो नहीं लड़े वो साफ साफ ये कह रहे थे कि 120 क्वेश्चन से ज्यादा तो अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते, नेगेटिव भी है। अरे भैया नेगेटिव है, लेकिन ये 1/4 नेगेटिव है। आपके 4 क्वेश्चंस में से कितना 1/4 नेगेटिव है ना सर, यूपीएससी में 1/3, हाँ, तो 1/4 नेगेटिव है। 1/4 नेगेटिव का मतलब अगर आप 5 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन भी गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं, तब भी वो कोई लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप अंधाधुन मार दीजिए एबीसीडी 150 तक, उसके बैकग्राउंड पढ़ के लाइक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो। हाँ, लेकिन अगर आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ 150 में, तो खतरा है। आप 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो खतरा है। कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर आपको देता है एंट्री इनटू द क्वेश्चन, कि किसी न किसी तरह से आप पैर फंसाकर, दरवाजे के अंदर पैर फंसाकर रूम में एंटर कर सकते हैं। तो प्लीज ये छोटा छोटा जो मौका मिलता है, इसको छोड़िए नहीं क्वेश्चन में। ये छोटे मौके से ही आप पूरे क्वेश्चन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, बाकियों की नहीं, मैं अपनी गारंटी देता हूं, अगर मैं सारे स्टेटमेंट्स पर रिलाई करता तो 102.67 छोड़िए, मेरा 80 मार्क्स भी नहीं आते। फिर मैं ऐसे सोचता कि मुझे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है, इसको बनाएंगे, बाकी नहीं पता है नहीं बनाएंगे। इस चक्कर में मेरा 80 मार्क्स आता। इसका मतलब सेम नॉलेज का बंदा 80 ला रहा है, सेम नॉलेज का बंदा 102 ला रहा है।
तो आपको अप्रोच थोड़ा इस तरह का रखना होगा यार। आप एक चीज मैं बता दूं कि लाइक ये जो अमित तुम बता रहे हो ना, इसका मतलब ये कि हमको कोई प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। पिछली बार ऐसा आया, इस बार भी ऐसे ही आएगा, है ना। जैसे अभी यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, बिल्कुल वी मस्ट बी रेडी फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जी सर बिल्कुल। अभी वो कुछ और करते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन कम करके कुछ और कर दे, एनवायरमेंट के लिए आए क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कर दे। जी सर दे कैन डू एनी वेरिएशंस। अभी उनके पास ओपन है। अभी पहली बार ही उन्होंने चेंज किया, तो अभी दे आर ओपन। अभी वो खेलेंगे, दे विल प्ले विद ऑप्शंस आल्सो। जी सर और बीपीएससी भी अब अभी से अडैप्ट करने की जरूरत है। अभी से है ना, क्वेश्चंस को इस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है जो एक्चुअल में रेलेवेंट हो एग्जाम के पैटर्न से। बिल्कुल सर ना। और अपने बेसिक किताब, जैसे बेसिक किताबें हो गई, एनसीईआरटी हो गई, बेसिक किताब जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटिक्स इसके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एक न्यूज़पेपर रेगुलरली आप पढ़ लीजिए। एक घटना चक्र के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करना है तो घटना चक्र प्लस यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो एटलीस्ट दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन मेकिंग गुड इंटरलिंकेजेस। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ वहां पर आपको वहां क्लिक कर ही जाएगा, जिससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को। बिल्कुल सर और अमितेश, अभी हम लोग डाउट ले सकते हैं, है ना। लाइक वी हैव कवर्ड थिंग्स, है ना। सो जिसको भी डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। No one is having any doubt? किसी को कोई डाउट नहीं है? It's an interactive session. You can ask anything. साइंस के लिए थोड़ा बता दीजिए। साइंस के लिए? जी सर। अमितेश, साइंस के लिए? अच्छा, साइंस के लिए मैंने घटना चक्र रेफर किया था, ठीक है। लेकिन घटना चक्र के साथ साथ मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सब करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन बेटर रहेगा? अच्छा, तो साइंस के लिए साइंस के लिए घटना चक्र के साथ साथ एनसीईआरटी जो 6 से 10 तक का है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या उन सारे टॉपिक्स या उन सारे चैप्टर्स का क्लैरिटी होना जरूरी है। ओके, तो मैंने क्लैरिटी रखी थी। जैसे वो कंडक्टर वाला क्वेश्चन था, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैड कंडक्टर, ऐसे करके क्वेश्चन था ना। हाँ, बेसिक कंडक्टर था या कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि कुछ अब साइंस थोड़ा रटने वाला साइंस वो जा रहा है। अब एक तो घटना चक्र और एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बिल्कुल करना, एनसीईआरटी या उस तरह का आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होना चाहिए। और साइंस पर मैंने इसीलिए बहुत काम किया था क्योंकि बीपीएससी में साइंस अभी तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये काम तो बिल्कुल अब मत करिए साइंस में कि लूसेंट पढ़ के चले गए और साइंस। अब दरोगा वाला वो तरीका चला गया है बीपीएससी का, वो अब वेरिएबल्स ला रहा है साइंस के क्वेश्चंस में। इसलिए मेरा सजेशन होगा एनसीईआरटी लेवल बिल्कुल करिए, और घटना चक्र वगैरह कर सकते हैं तो करिए। एक्चुअली अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन घटना चक्र मैंने पहले से किया हुआ था तो मुझे घटना चक्र का भी बहुत फायदा हुआ है। और घटना चक्र का एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए और फिर घटना चक्र के वो क्वेश्चंस वगैरह बनाइएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो साइंस के लिए तो मेरा ही है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। सच में कोई एक सर जीके टुडे का नाम बहुत लेते हैं, तो जीके टुडे भी मेरे हिसाब से जीके टुडे इज लाइक वो वन लाइनर काइंड ऑफ वो है ना, कि आप उसको डेली बेसिस पे आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी तो तमाम वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं ना जहां आप जाके 20 क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व कर लिया है। रादर देन सीइंग वीडियो और ये सब चीजें, इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसा ऐप पकड़ें जहां पर आप जाएं, रोज के आप करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपने एमसीक्यू पढ़ लें या सॉल्व कर लें, उससे कुछ नोट कर लें 2-4। उनमें से बहुत ज्यादा सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती नहीं है, 2-4 न्यूज इंपॉर्टेंट उनको आप नोट करना। सर मेरा ये बोलना था कि विजन मंथली मैगजीन के अलावा और कौन सा कवर किया? हाँ, विजन के बारे में हम अपना पर्सनल ओपिनियन बता देते हैं। विजन का मैगजीन आपको मेंस एग्जाम के लिए अच्छा है, मेंस एग्जाम में हेल्प कर सकता है। लेकिन बीपीएससी के प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं,
तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में उसका उतना फायदा मेरे लिए अभी तक नहीं लगा कि बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि बीपीएससी में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल और उस तरह का होता है। लेकिन विजन आईएएस का जो मैगजीन होता है वो एनालिटिकल होता है, जो कि बीपीएससी के मेंस में फायदा करता है, लेकिन प्रीलिम्स में उतना फायदा नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आपको करंट अफेयर का मैगजीन ही लेना है तो उस तरह का आप ले सकते हैं, जीके टुडे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसका मंथली मैगजीन, ठीक है। लेकिन आपको विजन आईएएस मैगजीन का प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही, जब एनालिटिकल क्वेश्चन प्रीलिम्स में करंट अफेयर में पूछेगा, लेकिन पूरी तरह से जब फैक्चुअल पूछ देता है तब आपको जरूरत होती है एक फैक्चुअल मैगजीन की। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उस तरह का है, और जीके टुडे वगैरह उस तरह का है, अड्डा 247 है, बहुत सारे हैं, मतलब वो अड्डा वगैरह भी है। वो वन लाइनर वाले टाइप के लिए देयर आर डिफरेंट वेरियस सोर्सेज। स्वर्णिम आप है ना, उनमें से 3-4 ऑप्शंस हैं, यू कैन सर्च, लाइक यू कैन ट्राई जीके टुडे, तो यू कैन ट्राई ना, उसका ऐप है। और जो भी एडिटोरिया जो लास्ट में वो निकालते हैं वो भी तो, लेकिन उस टाइम में लास्ट टाइम में वो काफी हैक्टिक हो जाता है एडिटोरिया वाला, लास्ट बोल रहा हूँ। इसीलिए तो अभी क्या करना है हमको, अभी अपने सिस्टमैटिक तरीके से, जो मान लो कि सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ, तो हम मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक। अगर मुझे वन लाइनर पढ़ना भी है, अगर बीपीएससी लेट्स से कि वन लाइनर इसने पूछा, कुछ न्यूज में था, लेट्स से इस पेपर में ही देखते हैं, इसने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पूछा था, कौन सी कंट्री, प्लेन लैंग्वेज एक्ट पूछते हैं ना, प्लेन लैंग्वेज एक्ट पूछा था। अब ये सब है ना विद इन 5 to 6 months वाले न्यूज है, ठीक है, कि ये व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज ऑफ टाइटैनिक। अब ये न्यूज में बिल्कुल था, बहुत ज्यादा न्यूज में था, जो भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा ये न्यूज। ये जो टाइटैनिक अंडर सी वेसल था जिसमें टूरिज्म के लिए गए थे, वो अंदर ही वो हो गया था। तो इस तरीके के फैक्चुअल न्यूज जो है ना, ये आपको जीके टुडे और इन सब किसी एक को पकड़ो ना, 10 जगह सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज ये वन लाइनर वाला प्रीलिम्स के लिए रखो आप, ठीक। एक मंथली मैगजीन मेंस के लिए रखो, जो मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करना हो, वो भी बिल्कुल स्मार्टली करना है। अगर विजन भी करना है तो बिल्कुल स्मार्टली करना है। यू नो कि बीपीएससी के मेंस का पीवाईक्यू क्या है, कितने लेवल तक वो जा सकता है, इससे आप बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट कर सकते हो विजन के मैगजीन से भी स्मार्टली। इफ यू नो द पैटर्न, इफ यू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यूज मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो ये वाला आप फॉलो करते रहो, लास्ट में जब कंपाइलेशन आएगी, ये आपकी इच्छा होगी कि आप अपना पुराना वाला रिवाइज करना चाहो या आप उसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। स्वर्णिम सिंस यू आर, तो जीके टुडे बेस्ट है ना, ट्राई कर सकते हो, लाइक मुझे तो अभी तक बेस्ट लगा है। ओके थैंक यू सर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं उसमें नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी से प्रीलिम्स का करंट अफेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरह डरपोक है तो मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार आप मई में करंट अफेयर का मैगजीन, सपोज रूटीन में आपने रोज रख दिया आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना, तो आप मई के महीने में कम से कम 3-4 महीने का पढ़ लोगे। तो इसीलिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत, फिर जून के महीने में 3-4 महीने का पढ़ोगे, फिर जुलाई के महीने में 4-5 महीने का पढ़ लोगे। इसलिए आप उसको अभी मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी से करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके पास है क्या, अभी मार्च का महीना पूरा हुआ नहीं है, तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि पिछले साल के फरवरी से आने वाला है, तो ज्यादा कुछ है नहीं अभी करंट अफेयर में पढ़ने के लिए। और एडिटोरिया वाला कॉम्पिलेशन लाएगा, लेकिन दोस्त मैं आपको एकदम आपके भले के लिए कह देता हूँ, एडिटोरिया कॉम्पिलेशन आप अगर पटना में है तो आपको एग्जाम के 20 दिन पहले मिलेगा। पटना से जैसे ही आप बाहर है तो आपको 23-24 15-16 दिन पहले मिलेगा। आप डर जाइएगा, इसीलिए वैसा काम मत करिए जो आपको नर्वस 90 में लाए। ठीक है, आएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन आपका जो
चल रहा है मैगजीन, उसको कितना बढ़िया से अंडरलाइन करके बार बार देखते हैं, तो वो आपके आंखों के सामने से बहुत ज्यादा बार गुजरा है, तो आपको एग्जाम के समय वो ज्यादा इजी लगेगा। तो ये मेरा सुझाव होगा। और न्यूज़पेपर Okay, तो आप thank you. न्यूज़पेपर तो रेगुलरली फॉलो करते रहो, ये तो मैं मस्ट हाँ, बोलता वो हूँ। हाँ, वो तो आप मेंस के लिए भी आप करोगे ना, तो आपको आइडिया लगता रहेगा ना कि चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होती है, आप फास्ट रीडिंग कर सकते हो प्रीलिम्स वाले पेपर में भी, मेंस में भी। आप अक्वायर दैट लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज अक्वायर हो जाती है। और Okay, thank you, मुझे sir. लगता है सर कि न्यूज़पेपर का एक और फायदा है कि जब लंबे लंबे स्टेटमेंट आते हैं तो वो आपको ज्यादा डराते नहीं है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक वो होता है कि अटेंशन स्पैन आपका रहता है वो चारों स्टेटमेंट पढ़ने का। न्यूज़पेपर का तो बहुत फायदा है। और किसी का कोई डाउट? एनीवन एल्स वांट टू आस्क? सर पीटी 365 का वो मतलब रेलेवेंट होगा बीपीएससी के लिए? ये अभी प्रीलिम्स वाला जो चल रहा है? यस सर, पीटी 365 जो विजन का है, पीटी पर्पस से, प्री पर्पस से। मेरे ख्याल से फातिमा उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मतलब अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। अगर देखना भी है तो कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, या लाइक अगर पॉलिटी का पढ़ रहा है तो उस हिसाब से देख लिया। मेरे ख्याल से साइंस एंड टेक का देख लो, वीडियो ही देख लो उसका। मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशन आ रहे हैं, या कोई भी एक, कोई किसी भी एक, लाइक ओनली आईएएस है, बहुत सारे चैनल है, सबका कंपाइलेशन आएगा साइंस एंड टेक। ये जो यूपीएससी के कोचिंग्स है वो आपको मेंस में ज्यादा हेल्प करेंगे इनके मटेरियल्स, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते ये। हाँ, बट हाँ, साइंस एंड टेक स्पेसिफिकली अगर पीटी 365 पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो उसके वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स के, वो आप देखना चाहो। अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, कोई टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही, अगर आप चाह रहे हो कि कोई पीटी ही पढ़ा दे मुझे, मतलब वैसे तो आप अगर बहुत फ्रेशर नहीं हो तो आप खुद से पढ़ सकते हो। अगर बहुत फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी कोई समझ में नहीं आ रही, तो देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, आप एक बार सर्च करोगे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। सर तो मतलब पीटी 365 से साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का पोर्शन किया जा सकता है? हाँ, करना हो तो कर लेना, लेकिन उतना हेक्टिक मत करो। मंथली सर अभी मैगजीन नहीं, प्रीलिम्स के टाइम में, जब तो प्रीलिम्स। हाँ, तो कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। बट अगेन कॉस्ट बेनिफिट नहीं है ना। तुम सोचो ना कि अगर तुम 1500 पन्ने का पीटी 365 पढ़ रही हो, सबको कंबाइन कर दो तो 1500 पन्ने से कम नहीं है। और तुम्हारा आउटपुट क्या है? 4-5 क्वेश्चन। If your target is UPSC, then that's a very different thing. If you have enough time, you want to read specific things, है ना, मान लो साइंस एंड टेक पढ़ना है, बिकॉज दैट कैन बी यूजफुल इन, आप वहां से एग्जाम्पल्स भी निकाल सकती हो फॉर राइटिंग इन मेंस। यस। तो आप साइंस एंड टेक पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो। अब रैंडमली पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता कि आप इकोनॉमिक्स का पूरा है ना उनका 150-200 पन्ने का पीडीएफ पढ़ो, है ना। सर इकोनॉमिक्स नहीं, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट भी पढ़ लो, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है ना। जो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो उनकी पीटी 365 रहेगा, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अभी बीपीएससी को एनवायरनमेंट का पूछना होगा तो वो बेसिक चीजें पूछेगा। समझ रही हो? यस सर। अभी वो इतना ही पूछ लेगा कि इकोसिस्टम क्या है। ओके सर। तो वही कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा ना। अगर है ना योर वीक पॉइंट इज मेंस, तो यू शुड वर्क ऑन मेंस राइट नाउ। अभी नेक्स्ट 4 महीने तो मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए, मतलब प्रॉपरली गाइडेंस में। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, क्या इवैल्यूएशन हो रहा है, कुछ फीडबैक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभी आपको अगर फोकस करना है तो आप इंटीग्रेटेड तैयारी करो, है ना, मतलब लाइक प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलो, जिसमें आप आंसर तो लिखो ही लिखो, और प्लस कंसोलिडेट भी करते चलो अपना कंटेंट कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए कुछ विशेष एसे वगैरह पे? हाँ, इस पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लाइक यू हैव जॉइंड द मेंटरशिप प्रोग्राम ना आज ही? यस सर।
विल डिस्कस, वो तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, मेंस ही फोकस है उसका, तो विल टेक दैट सेपरेटली, है ना। वो हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें। राइट नाउ वी आर इन साइंस एंड टेक, so once science and tech will be over, we'll move to history next month, and then economic and वो वाला इकोनॉमी और वो वाला ज्योग्राफी वाला पार्ट GS2 का। तो इस हिसाब से हमने पूरा GS1 GS2 कवर कर लिया होगा विद कंटेंट, मतलब आप कंटेंट अपने हाथ से डेवलप करोगे। आई विल टेल यू हाउ टू डू दोस थिंग्स, सोर्सेज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो मेंस वो मेंटरशिप प्रोग्राम इज मेजरली फोकस्ड ऑन मेंस, उसमें प्री का कोई रोल नहीं है। प्री इज अ सेपरेट थिंग, प्री के लिए देयर इज अ टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन। Anyone else? एक गोकू शायद पूछना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। कौन है? गोकू। इसमें तो कुछ नहीं, कोई नहीं शो हो रहा। GOKU इसमें शो ही नहीं हो रहा अमितेश, मेरे इसमें। मेरे में तो दिख रहा है सर, GOKU। मेरे में कोई GOKU दिख ही नहीं रहा। हेलो हेलो सर, आनंद हाँ बोल रहा हूँ। हाँ आनंद, बोला। सर इस बार एनवायरनमेंट पे कितना फोकस करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे भी लग रहा है सर एनवायरनमेंट इस बार बीपीएससी अगर प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे लग रहा है इस बार एनवायरनमेंट भी अब वो चूज के लिए ना, करेगा। हाँ प्रीलिम्स के लिए मैं तुमको बता दूं, इन्वायरमेंट की एक घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, घटना चक्र की। इसमें पढ़ा हूँ इन्वायरमेंट, बट क्या डेप्थ रहेगा, कितना तक कवर करना है, ये मुझे जानना है। कितना कवर करना है कवरेज मतलब? कितना कवरेज रहेगा उसका एनवायरनमेंट का, कितना पढ़े प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि चूंकि वो नया ही है बीपीएससी के लिए, तो कितना कवर नहीं तो करेगा? अभी अभी कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो? हम शंकर आइज तो पढ़े हैं एक बार हम। शंकर आयस थोड़ा ज्यादा हैवी है। हाँ हैवी तो है सर, नो डाउट। शंकर आयस की जगह मैं यही बोल रहा हूँ ना कि कोई घटना चक्र की बुक आप ले लो, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आती है। वो बहुत सारे पब्लिकेशन है, 50-60 पन्ने की आती है बुक। उसमें जो भी मेजर कंसेप्ट दिए ना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। घटना चक्र सर। और दूसरा इन्वायरमेंट का जो PYQ है घटना चक्र का, वो सॉल्व कर लो आप। प्लस NCERT में कितनी जगह इन्वायरमेंट की चीजों का रेफरेंस है। अगर आप 6, 7, 8 की साइंस बुक पढ़ोगे ना, उसमें कितनी जगह आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी इन्वायरमेंट की। NCERT का मैंने जो लिस्ट बना के दी है ना साइंस में, उसमें भी इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो NCERT कवर करोगे और एक बेसिक सी इन्वायरमेंट की कोई सी भी किताब, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वही इसलिए मैं बोला था कि काफी घटना चक्र की पतली सी आती है, पिक्टोरियल आती है, पिक्टोरियल बुक मैं बता रहा हूँ। एक पिक्टोरियल बुक ले लो, है ना, बेसिक चीजें उससे निपटा लो, प्लस क्वेश्चन बैंक खरीद लो ये घटना चक्र वाली इन्वायरमेंट की, उसको सॉल्व कर लो, तुमको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है सर। इन्वायरमेंट में बहुत हैवी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये भी शुरू करेगा, हो सकता है शुरू कर दे सर, जैसे कि अमितेश जी बता नहीं करेगा बिल्कुल, ही में आस्क पूछा तो है ही है, शायद इस वाले में पूछा ही है। हाँ सर आप ये घटना चक्र वाली जो है पिक्चोरियल वाला, वो वाला अगर आपके पास PDF हो तो आप शेयर कर देना ग्रुप में। So may I ask question? Sir, you are not audible, sir. अभी ऑडिबल है? Yes, sir. हाँ आप पूछो। सर ये पूछ रहा था सर कि मेंस को सर टाइम कितना एलोकेट करें, लाइक पीटी के पर्सपेक्टिव में? देखो अभी है ना, जैसे मान लो कि आप मेंस का भी पेपर देखोगे ना, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स,
मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो साइंस एंड टेक की बात करूँ या मान के चलो कि आप हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्कोप बढ़ रहा है। जो पहले रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, नाउ दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, है ना। लाइक अगर आप 68 का पेपर देखोगे तो उसमें लिखा है कि केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट, है ना। गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स में। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा है जो एनसीईआरटीज में मैंने क्लियरली शो कर रखी है। तो दीज थिंग्स आर रिलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। मतलब अगर आप क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी के 2-3 कंसेप्चुअल चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ोगे ना आप, तो आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो वो सब चीजें। तो मेंस का जहां तक मुद्दा है, अगर आपने आंसर राइटिंग कभी नहीं की है तो आपको, है ना, बिल्कुल फोकस्ड वे में करना चाहिए। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। लाइक यू पिक अ सब्जेक्ट, है ना, आप उसके जो भी फंडामेंटल चीजें हैं, दोनों का रिसोर्स आप प्लान कर लो कि दोनों के लिए क्या रिसोर्स चाहिए मुझे। लेट्स से अभी हम साइंस एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने रिसोर्स फिक्स कर लिया कि एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सिलेक्टिव चैप्टर्स, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उनके स्पेसिफिक चैप्टर्स। कंप्यूटर साइंस 11, 12 की एनसीईआरटी है, उसके स्पेसिफिक चैप्टर्स। आई हैव लाइक लिस्टेड एवरीथिंग, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन दोज थिंग्स। प्लस मेंस के लिए भी हमने क्या किया, पीवाईक्यू एनालाइज किया सबसे पहले, है ना। देन वी विल सी कि कौन कौन से टॉपिक्स टारगेट कर रहा है बीपीएससी, ठीक। वी विल फिनिश दैट पर्टिकुलर पोर्शन। उसके नोट्स में कंसोलिडेट पहले करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मेंस में अगर आप देखोगे ना, तो आपको क्लियरली ट्रेंड दिखेगा कि 1 से 2 क्वेश्चन, लाइक 2 क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, एक लाइक शॉर्ट आंसर है 5 क्वेश्चन, और एक लॉन्ग आंसर है 36 मार्क, 36 72 मार्क्स साइंस एंड टेक GS2। तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो देयर इज अ ह्यूज रिपीटिशन ऑफ थीम। तो सबसे पहले हम वो थीम एनालाइज करेंगे, देन विल प्रिपेयर आवर नोट्स। वो स्ट्रेटेजी भी लाइक बताई हुई है। उसके लिए मेंस 365 यूज कर सकते हैं। शून्य आयस का मटेरियल, ये मेरे बैकग्राउंड में लगा हुआ है शून्य आयस का मटेरियल। दिस आई हैव दिस हार्ड कॉपी, तो दिस इज अ गुड मटेरियल। और भी तमाम मटेरियल, आप अभी तो कोई जरूरत नहीं है, अभी तो लाइक यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद चैट जीपीटी और वो क्या कहते हैं, जेमिनी एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी तो ज्यादा कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको कोई सिखा दे आंसर लिखना और उसको कैसे इंप्रूव करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यू कैन फोकस ऑन दैट पार्ट राइट नाउ। मेंस के लिए कंटेंट कंसोलिडेट करना है। प्रीलिम्स के लिए क्या, जो भी बेसिक किताबें हैं उनको पढ़ते हुए चलना है। टाइम डिवीजन यही रहना चाहिए कि लेट्स से अगर आप मतलब दिन में 7 से 8 घंटा भी सीरियसली फोकस वे में दे रहे हो ना, तो आप 2 घंटा सिर्फ फ्री के लिए रखो इस समय, सिर्फ 2 घंटा फ्री के लिए, और बाकी समय आप मेंस करो, पेपर पढ़ो, और जो भी लाइक बेसिक करंट अफेयर्स जो भी आपका प्लान रहे, मंथली मैगजीन को डिवाइड कर लो कि 10 मतलब 10 पेज 20 पेज करके आप डिवाइड कर लोगे ना, तो वो आपको मंथ का कवर करने में आसानी हो जाएगी। इफ यू आर मेकिंग एनी मेंस नोट, प्रीलिम्स नोट, है ना, लेट्स से कि इलेक्शन कमिश्नर का इशू चल रहा है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू चल रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिकमेंडेशन सबमिट किए हैं, तो ये सब मेंस के मुद्दे हैं। इन चीजों को कवर करना हमारा लाइक इट्स अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम इन चीजों को कवर करते हुए चलें, मेंस के नोट्स बनाते हुए चलें। अगर हमको दिख रहा है तो एंड मोमेंट के लिए नहीं बैठेंगे कि कोई आएगा और कोई बताएगा मुझे, कोई कोचिंग वाला बताएगा और उसके नोट्स आएंगे और मैं उसको रट के चला जाऊंगा। वो केस मेंस में भी नहीं होने वाला है, वहां भी लोग एज ले जाएंगे। कल परसों में हमारा डिस्कशन होगा मेंस का, एवरीवन ऑफ यू ज्वाइन, मतलब जिन्होंने टेस्ट लिखा था दे कैन ज्वाइन, मतलब अभी एवरीवन कैन ज्वाइन, कल या परसों में रखेंगे हम। यू कैन सी द लेवल ऑफ आंसर्स पीपल आर राइटिंग, है ना। तो अभी का फोकस ये रहना चाहिए कि अगर आपको आंसर लिखने में इशू है तो आप बिल्कुल उस चीज को टारगेटेड वे में करें, है ना। टारगेटेड वे में करें इन द सेंस कि आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके चले, ताकि आपका प्रीलिम्स भी कवर होता रहे और मेंस भी कवर होता रहे साथ साथ। लास्ट के अभी 4 से 5 महीने हैं, आराम से कवर हो जाए, एंड यू विल बी लाइक एटलीस्ट इस लेवल पे ले जाऊंगा कि जहां आप कंफर्टेबल हो जाए मेंस आंसर राइटिंग में। क्रिस, सो वन मोर डाउट सर, लाइक सर 69 में सर 2 जगह मुझे ऐसा दिखा जिसमें सोसाइटी का लिंकेज एक टेक्नोलॉजी के साथ था
दूसरा एसे वाले में भी कुछ ऐसा ही था, सोसाइटी का लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन है। तो सर वो सोशल पर्सपेक्टिव वाला एंगल के लिए सर कौन सा सोर्स रेफर करें सर? एक तो वो था क्वेश्चन आप जो बोल रहे हो ना, एक सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट था और एक और ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे करके कुछ था, दो क्वेश्चन थे शॉर्ट में, हाँ है ना? बेसिकली वो था कि मतलब सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप वाला, वो क्या वाला एक है। ठीक और दूसरा सर ऐसे वाले में था कि लैंग्वेज और सोसाइटी वाले में क्या है, मतलब कुछ था वो बिहार वाले में। ठीक है, मैं तो वो समझ गया वो हाँ, लैंग्वेज उसका था एक क्वेश्चन, जी तो लिटरेचर सर या वो कुछ। जी तो सर उसके लिए सोर्स क्या, मतलब एक फाइनल सोर्स देखो क्या ऐसे 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 क्वेश्चन का कोई इस तरीके का कोई सोर्स नहीं कह सकते। जहां तक आप वो टेक्नोलॉजी वाली बात कर रहे हो ना, आप वो एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं, मैंने हाईलाइट करके दिया, वो वीडियो में बता रखा है, साइंस एंड टेक का एनालिसिस वीडियो जो है उसमें, अभी आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, कंप्यूटर साइंस, ठीक। इसमें चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 3 है इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक। चैप्टर नंबर 11 है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। और बाकी जो आप नॉर्मल टेक्नोलॉजीज पढ़ते हो, जो न्यूज में सुनते हो, या मतलब एटलीस्ट मेरे ख्याल से बाकी चीजों का आपको पता होना चाहिए, लाइक कि बायोटेक है, नैनोटेक है, ड्रोन है, एआई है, इनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। अगर नैनोटेक ही पढ़ोगे आप या बायोटेक ही पढ़ोगे तो आप देखोगे एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, इसमें एजुकेशन में है, इन्हीं पे एक्सपैंड करना था उस चीज को। बट हाँ, एटलीस्ट यू शुड हैव नोन दोज बेसिक टेक्नोलॉजी और उनका एप्लीकेशन, कुछ आपके पास मेंस के नोट्स बने होने चाहिए थे पहले से। सो वही उसी बात पे मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि कंटेंट का कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखोगे ना, तो उसमें है ही क्या। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की चीजें जो भी आपकी 4-5 हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आ जाएंगे, फूड सिक्योरिटी आ जाएगी। ऐसे ही आप 5-7 मुद्दे, आप 5-7 पॉइंट बना दिया, आपका 1.5 पन्ना 2 पन्ना तो ऐसे ही क्वालिटी में क्वालिटी कंटेंट आ गया शॉर्ट आंसर्स में। सो इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू लाइक प्रिपेयर थिंग्स फॉर मेंस। सर एक और इशू सर वो लगा सर, इस 69th का जो पेपर था सर, उसमें मतलब एप्लीकेशन बेस्ड बोल ले या जेनरिक बेस्ड बोल ले, लेकिन मतलब आंसर फ्रेम करते समय पॉइंट्स नहीं आते हैं सर। अमितेश तुम बताओ यार, तुम इस आंसर को तुम अच्छे से बता सकते हो। जी सर, मैंने वो मेंस का पेपर दिया है, तो ये जो आपने बोला ना कि सोसाइटी का क्वेश्चन, ये तो बाउंसर था, क्योंकि हम लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो प्रिसाइज प्रिपरेशन करते हैं। प्रिसाइज का मतलब एआई का रोल इन हेल्थ, एआई का रोल इन एजुकेशन, एआई का रोल इन एग्रीकल्चर। लेकिन हम लोग इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चंस का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन सर एक बात बोले, उसको हम अपना लाइव एक्सपीरियंस से बताते हैं। सर बोले कि जो भी आपका नोट्स है उसको कंसोलिडेट करो, एक जगह लिंक करो। तो जैसे ही इस तरह का आ गया कि सोसाइटी और टेक्नोलॉजी का आपस में रिलेशन, तुरंत मतलब कोशिश करनी चाहिए। अब मेरा रिजल्ट ही बताएगा हम कितना सही कोशिश किए। लेकिन मैंने क्या किया, एजुकेशन के रोल में एआई, एजुकेशन में एआई का क्या रोल है, हेल्थ में एआई का क्या रोल है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, एक एक पॉइंट सर्कल बना बनाकर मैंने इस तरह का दिखाने की कोशिश की है। सोसाइटी में जो जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब अभी मुझे सारे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो 4-5 मैंने इस तरह का, हाँ गवर्नेंस हो गया। तो इस तरह का सर्कल बनाया मैंने और देखा मैंने कि एआई दिखा दे वहां पर, फिर बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है वो दिखा दे, वही 3-4 जो हम लोग पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो इस तरह का बाउंसर को, इस तरह का जेनेरिक क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका प्रिसाइज नोट्स नहीं होता है। तो उसका क्या उपाय है, नोट्स बनाना। और टेस्ट सीरीज या जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आप प्रैक्टिस करते हैं किस तरह का बाउंसर्स को कैसे यूज करें अपना नोट्स से, मतलब अपने नोट्स का कैसे यूज करें इस बाउंसर्स को करने के लिए। क्योंकि आप इसका नोट्स नहीं बना सकते। अभी आप टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन अगली बार वो कुछ इस तरह की बातें करेगा, वीमेन एंड एनवायरमेंट का रिलेशन,
उसका तो नोट्स आपके पास नहीं है, तब क्या कीजिएगा, तो आपके पास जो भी नोट्स पहले से पृथक पृथक टॉपिक्स का है, सेपरेट सेपरेट टॉपिक का है, तो आप आंसर राइटिंग इतना कीजिए कि आप एग्जाम के टाइम में या टेस्ट सीरीज लिखने के दौरान या आंसर राइटिंग लिखने के दौरान आप ये डिफरेंट नोट्स क्या है, एक तो वीमेन एम्पावरमेंट पर नोट्स, एक एनवायरमेंट पर नोट्स, तो उनको लिंक कर सके इन रियल टाइम। ये आप नहीं कर सकते कि आप सबका एक रेडीमेड नोट्स बना गए हैं और वही आ गया एग्जाम में, वो नहीं होने वाला। लेकिन आपने वीमेन एम्पावरमेंट पर रोल नोट्स बनाया है, एनवायरमेंट पर कुछ अलग नोट्स बनाया है, तो एग्जाम में आप लिंक कर दीजिए और आंसर राइटिंग के दौरान लिंक कर दीजिए। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन एंडेड में मैं ही एग्जामिनर बनूंगा, अगले साल आपको कुछ इस तरह का पूछ दूंगा कि हाँ भाई बताओ पॉवर्टी और वायलेंस का क्या रिलेशन है, तो उसका तो नोट्स आपने नहीं बनाया, तो ये आपको आंसर राइटिंग से होगा, ठीक है। और मैंने यही कोशिश की है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ये जहां तक एसए की बात है ना रिज, तो एसए में भी है ना आपको ना जीएस से ही कंटेंट डिराइव करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। और उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जैसे आप मान लो कोई एसए का टॉपिक उठाया है ना, उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उसमें डायमेंशंस फिट करोगे अपने नॉलेज के हिसाब से, तो आपका रीडिंग भी वाइड होना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक और बात शेयर करना चाहेंगे, सर ने मेंस आंसर राइटिंग के दौरान बहुत हेल्प किया था, तो एक लिखने का लव हो गया था, लगता था कि हाँ यार लिखे और सच से चेक करवाए, लिखे और सच से चेक करवाए। तो इससे फायदा जानते हैं क्या होगा कि आप जब टॉपर्स का आंसर देखिएगा, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का रिलेशन, जब 69 का आंसर शीट आएगा, तो आप देखिएगा कि अरे यार ये तो मैं भी सोच सकता था। वो लिख रहा है एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, वो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस देखिएगा कि एकदम सेपरेटली लिख रहा है। क्यों? आंसर राइटिंग, कुछ चीजों का सॉल्यूशन ही आंसर राइटिंग, इसका कुछ रेडीमेड वो नहीं है कि आप पहले से ही इतने ज्ञानी हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है, वो बाउंसर्स है, तो आपको आंसर राइटिंग से ही सॉल्व होगा। थैंक यू सर, समझ में आ गया सर, वही आंसर राइटिंग मेन। वो देखो ना, वो प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, इंटरलिंक करोगे, 10 बार चेक करो, मतलब लगातार लिखोगे, चेक करवाओगे ना, हर आंसर से कुछ सीखोगे नया, डिस्कस करोगे ग्रुप में। अब ये बात भी डिपेंड करती है कि ढंग का ग्रुप होना चाहिए, वैसा सामने वाला भी वैसा होना चाहिए जो इंटरेस्ट के साथ बताए। अब जैसे अमितेश और इन लोग का जो 69th वाला बैच था, इन लोग के लिए तो लाइक इतना ज्यादा एफर्ट किया था मैंने। होपफुली दे विल क्लियर मेंस ना, मतलब माय बेस्ट विशेस आर विद देम, दे हैव डन वेरी गुड। तो उस लेवल का भी एक मेंटर मिलना चाहिए जो आपको चीजें बताता रहे, है ना, कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। जैसे अमितेश ही था, तो लास्ट में भी मैंने इसका ऐसे देखा कि भाई ऐसे सही जा रहा है कि नहीं। एग्जाम के अमितेश 2-4 दिन पहले देखा था, शायद कंफर्म किया था लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। सर हम लोग का भी ग्रुप बना दिया क्या? मनीष ग्रुप है, एक अलग से ग्रुप है ना। अभी तुमने आज ज्वाइन किया ना, मैं तुम्हारा सारा अभी सेटअप करूंगा कल तक में, एक दिन लगता है 24 घंटा, तुम्हारा सारा टेक्निकल चीज सेटअप कर दूंगा, देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही वो हो जाओगे, एक हफ्ते बाद तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा तुमको खुद। ओके सर। रिस्क क्लियर हो गया सारा डाउट? यस सर। है ना, और कुछ भी हो तो पर्सनली मेरा नंबर और ये सारी चीजें शेयर की हुई है, कभी भी आप कॉल करके सेपरेटली भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई इशू हो रहा हो। और तो कोई नहीं है? अंकित, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? तुम लोग क्लोज करते हैं ये सेशन आज का? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।